नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंतर्गत कहीं न कहीं जो है ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात किया जाता है। तो ऐसा कि जानते हैं हम लोग कि जो ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, अर्थात इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स है या जो साइकिल्स होती है, लेकिन ये दोनों साइकिल्स अलग अलग स्थानों पे होती है। इन दोनों को अगर अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन या डाउट होता है कि इसके बाद होता है या आगे, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, जबकि दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट ये साइकिल्स होते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि नाम है ओवेरियन साइकिल, अर्थात ये जो घटना हो रही है एक तरह से ओवरी के अंतर्गत हो रही है। कहीं ना कहीं फीमेल का जो ओवरी होता है, उन दोनों ओवरी के अंतर्गत ये ओवेरियन साइकिल की घटना होती है, जबकि मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है कहीं ना कहीं यूट्रस के अंतर्गत होता है। तो जो फीमेल का जेनेटल पार्ट होता है दैट इज उसमें यूट्रस होता है, और यूट्रस के अंतर्गत जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटना होती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, यहाँ पर लगभग हम लोग देखते हैं कि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 14 दिन का 28 दिन का दोनों का होता है। 28 दिन का दोनों का ड्यूरेशन होता है। और किस तरह से इसमें हार्मोन का रोल है, क्योंकि ये जो दोनों घटनाएं होती है हार्मोन डिपेंडेंट होती है। तो कहते हैं कि ये जो पूरा हार्मोन का बैलेंस्ड होता है और हार्मोन का इम्बैलेंस कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करता है और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव न होने का कारण बनता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, किस तरह से हार्मोन इनके एक एक स्टेजेस को प्रभावित करते हैं। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जब बात हार्मोन की आ गई है तो हार्मोन की बात करेंगे तो ये इसकी जो चाहे वो ओवेरियन साइकिल हो, ये सबसे पहले हम लोग ओवेरियन साइकिल की स्टार्ट करते हैं। ओवेरियन साइकिल जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं इसका स्टार्ट होता है एक तरह से हाइपोथैलेमस से। जो लेडीज़ होती है उसके हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का जो एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड GnRH, अर्थात गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ऐसा नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहीं ना कहीं ब्लड के थ्रू होते हुए हाइपोथैलेमस के बिलो एक स्ट्रक्चर्स होती है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये GnRH ये एंट्री करता है और वहाँ से FSH और LH सिक्रीट करता है। FSH का जो पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो ये FSH और LH है, आइए यहाँ पर देखते हैं कि FSH और LH जो होता है, यहाँ पर देखेंगे जो पहला चार्ट है कहीं ना कहीं ये FSH LH का ये हार्मोन का एक चार्ट है। हम लोगों ने देखा ये जो ऊपर की लाइनिंग है FSH है, अर्थात फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की है, और जो सेकेंड ये लाइन जा रही है LH है, अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिस तरह से ये FSH और LH की जो वैल्यू थोड़ी सी सिक्रीट होती है ब्रेन के थ्रू, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मतलब उससे सिक्रीट होती है, और इसी के बिलो देख रहे होंगे हम लोगों ने एक फॉलिकुलोजेनेसिस की बात की है, अर्थात जो फॉलिकल अर्थात जो oocyte का एक तरह से मैचुरेशन या ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन, जिससे oocyte रिलीज होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो ये FSH है, अर्थात स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ। जो फॉलिकल है, यहाँ पर जो फॉलिकल है था जिसको हम लोग यहाँ जो स्टार्ट होती है प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट होती है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि जो फॉलिकुलोजेनेसिस की घटना हो रही है, अर्थात फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो लेडीज के केस में, अर्थात जो लेडीज जिसमें ये हो रहा है वो 2 स्टेजेज में होता है, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। इसका मतलब कि ये जो पूरी घटना हो रही है, अर्थात जो ओवेरियन साइकिल की घटना चल रही है, वो बिफोर बर्थ से शुरू होती है और आफ्टर बर्थ तक ये आती है। तो किस तरह से होती है, बिफोर बर्थ में क्या होता है, एक जो प्रिमिटिव सेक्स सेल होते जो एक तरह से बिफोर बर्थ, अर्थात तो ये शुरू होती है बिफोर 3rd मंथ से शुरू होती है। वहाँ पर हम लोगों ने बात किया है कि बिफोर 3rd मंथ, अर्थात जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसके
यूट्रस में जो फीमेल बेबी डेवलप कर रही होती है, उस फीमेल बेबी के यूट्रस एक तरह से ओवरी के अंतर्गत, उस फीमेल बेबी के ओवरी के के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर प्रिमिटिव सेक्स सेल होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, PNG, प्राइमोर्डियल PGN, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स PGC, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, उसको हम लोग प्रिमिटिव जर्म सेल्स भी कहते हैं। वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होता है, एक तरह से oogonia में कन्वर्ट होता है। तो oogonia जो होता है वो आगे नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte धीरे धीरे बिफोर बर्थ, अप टू बर्थ तक क्या होता है कि ये प्राइमरी oocyte जो होता है फर्स्ट मियोटिक के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद आफ्टर बर्थ से लेकर बिफोर प्यूबर्टी तक वो उसी स्टेज में अरेस्ट होता है, जैसा कि हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अरेस्ट रहता है। उसके बाद जब प्यूबर्टी की कंडीशन आती है तो हम लोग उसके बाद देखते हैं कि ये जो घटना फिर धीरे धीरे हो रही है, ये अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो पूरी घटना है ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी है। अर्थात कोई भी जब वो बेबी 3 मंथ अर्थात बिफोर बर्थ से पहले थी, उसमें जो है वो अरेस्टेड स्टेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे, वो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है अब जो है अर्थात वो बेबी गर्ल अब बड़ी हो गई है, 13 से 14 साल या जो भी प्यूबर्टी कंडीशन आ गई है, उसमें अब ये घटना आगे बढ़ रही है। इसका मतलब कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के पहले तक वो जो भी प्राइमरी oocyte थे अरेस्ट कंडीशंस में थे, अब वहाँ पर फिर से ये प्रोसेस शुरू होती है। तो ये कहने की लंबी प्रोसेस है। और यहाँ देखेंगे कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि इसके बीच में एक जो सेल्स होता है दैट इज कॉल्ड oocyte होता है। जो oocyte हम लोग को ओवम रिलीज कराना है, जिससे हम फर्टिलाइज कराते हैं स्पर्म से, दैट इज कॉल्ड oocyte। तो oocyte को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए ग्रेनुलोसा सेल्स, तो इसको ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं, कहीं ना कहीं फॉलिकुलर बात कर रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो oocyte के चारों तरफ कहीं ना कहीं फॉलिकुलर सेल्स है, उसको हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं। तो देखेंगे ये FSS जो होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी सेल्स होता है, ये स्टिमुलेट करता है और फॉलिकल का ग्रोथ करता है। एक एक करके देखेंगे तो यहाँ जो एक तरह से ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स चारों तरफ कवर किए हैं, ये धीरे धीरे संख्या में बढ़ती जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में जैसे जैसे ये फॉलिकुलर सेल्स बढ़ेंगी, अर्थात तो जो फॉलिकुलर सेल्स का ग्रोथ होगा, सिक्रीट एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चार्ट है, एस्ट्रोजन की मात्रा शुरू में बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कम सिक्रीट करते हैं। फिर ये जो सेल्स होते हैं ग्रोइंग सेल्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एक तरह से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। तो देख रहे होंगे ये ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ये पूरा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का क्या क्या स्ट्रक्चर्स होता है देखेंगे। ये बिल्कुल बीच में हो जाता है जो है oocyte होता है। यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर कैविटी। फॉलिकुलर कैविटी में होता क्या है कि जो ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं या ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं चारों तरफ, इससे फ्लूइड सिक्रीट होता है, इसमें भर जाते हैं। इसका रोल अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर फिर इसके बाद देखेंगे लगभग ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन ये कब होता है, लगभग जो है 14वें दिन से 1-2 दिन पहले ये हो जाता है। अर्थात 11, 12, 13 दिन के अंतर्गत पे 1 से लेकर 13वें दिन तक ये कंप्लीट फॉर्मेशन होता था। फॉलिकल जो होता है मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर LH की वैल्यू जो होती है, जो नीचे वाली लाइनिंग है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल्स ऑलरेडी सेल्स का फॉलिकल अर्थात फॉलिकल का ग्रोथ हो चुका है। जब ग्रोथ हो चुका है तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू या जो मात्रा होती है कम होती जाती है। लेकिन जो LH सर्ज अर्थात जो ओवुलेशन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है कि इसको ओवुलेट कराना आता है, अर्थात ओवुलेशन कराना होता है। तो ये लगभग 14वें दिन के आसपास अपने पीक पर होता है। तो देखेंगे ये 14वें दिन पे जो होता है अपने पीक पे होता है। तो 14 डे में क्या होता है, पीक पे होता है। पीक पे होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो यहाँ पर oocyte था, अर्थात जो ओवम था, oocyte था मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के, यहाँ रप्चर होने की वजह से ये रिलीज हो जाता है बाहर की तरफ, अर्थात तरह से पेल्विक कैविटी में एंट्री कर जाता है। तो ये जो पूरी घटना हो रही है ये एक तरह से जो 12 to 16 ईयर जो गर्ल्स है, बेबी गर्ल्स, उसके
ओवरी में हो रही है, ये ओवरी में घटना हो रही है, उसी में मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल से oocyte एक तरह से ओवुलेट हो गया है। जैसे ही ओवुलेशन हो रहा है तो इस 14वें दिन पर ये oocyte बाहर निकल रहा है, इसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। तो 14 डे पे हम लोग कहते हैं ना कि लगभग 14 डे या प्लस माइनस 1 डेज लगभग ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जैसे ही होगा तो ओवुलेशन होने के बाद क्या होगा कि जो ये देखेंगे यहाँ पर ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसको बहुत छोटे बनाया है, यहाँ से ओवुलेशन हो गया 14 डे पे। ओवुलेशन जैसे ही होगा ये क्या होता है, यहाँ पर जो फ्लूड था, यहाँ जो फ्लूड है दैट इज कॉल्ड एंट्रल फ्लूड या एंट्रल कैविटी भी कहते हैं, या एंट्रल फॉलिकुलर पूरे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। यहाँ फ्लूड होता है जो कि जो इसी पर्टिकुलर ग्रेनुलोसा सेल से सीक्रेट होते हैं, इन सब में आते हैं फ्लूड। तो फ्लूड जो होता है एक तरह से इसको प्रेशर देता है, फ्लूड जो है फोर्स के साथ जाता है। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये oocyte बाहर निकला अर्थात ओवुलेशन हुआ है, यहाँ फ्लूड भी इसको प्रेशर देगा और इसको एक तरह से बहा कर ले जाएगा एक तरह से फिम्बरी की तरफ, जो यहाँ पर इसी के पास में कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब अर्थात यूट्राइन कैविटी का जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसका फिम्बरी होता है, फिम्बरी के थ्रू ये एंट्री कर जाता है फेलोपियन ट्यूब में। और जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में ये oocyte अर्थात ओवम एंट्री करता है, इस फेलोपियन ट्यूब में एक तरह से सीलिया होती हैं, सीलिया का जो मूवमेंट होता है इनवर्ड होता है। तो देख रहे हैं सीलिया का जो अरेंजमेंट है वो इनसाइड है, अर्थात जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से होगा, इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा क्योंकि इसका जो मूवमेंट है एक तरह से मूवमेंट इस साइड है और सीलिया का मूवमेंट भी इनर साइड में है कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब में। तो ये यहाँ तक आता है, अर्थात कहाँ पर आएगा, एम्पुला रीजन तक आता है। एम्पुला रीजन में आने के बाद अगर यहाँ पर उस दौरान में अगर इंटरकोर्स हुआ है अर्थात सेक्स हुआ है, तो उस दौरान जो होता है स्पर्म जो होता है वो यूट्राइन कैविटी से होते हुए कहीं ना कहीं इस जगह पे अर्थात एम्पुला रीजन में वेट करता है और यहाँ पर oocyte से साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइज होने के बाद जो ये oocyte है अर्थात ओवम है, इसका क्लीवेज स्टार्ट होता जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये मूव करेगा यूट्राइन कैविटी में। और ये जो मायो में एक तरह से एक तरह से यूट्राइन कैविटी देख रहे होंगे बहुत ही थिक वाल्ड हो गई है, ये जो लेयर है ये कहीं ना कहीं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है, एक तरह से अभी हम लोग देख रहे थे एक तरह से ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल के साथ साथ हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलता रहता है। तो उसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या होता है कि जो यूट्राइन कैविटी का जो इंडोमेट्रियम होता है वो ठीक हो जाती है, अपने आप को प्रिपेयर की रहती है कि जो अगर मैच्योर अगर फर्टिलाइज ओवम आता है तो उसमें हम उसको इम्प्लांट करेंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और जो उसको डेवलप कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से जाइगोट होगा उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेंगे, एम्ब्रियो ग्रोथ करके फीटस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर एक तरह से एंट्री कर जाता है। तो ये घटना इस तरह से हो रही है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब 14वें दिन इसका ओवुलेशन हो गया अर्थात oocyte बाहर आ गया, आने के बाद जो बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल्स था तो ये किस में आगे कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह से ये जो एक तरह से ग्रेनुलोसा सेल्स थी उसमें इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है एलो पिगमेंट अर्थात एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है, इसके जो फ्लूइड होते हैं अर्थात पिगमेंट का कलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं एलो पिगमेंट अर्थात एलो पिगमेंट इसमें बचा होता है। अर्थात रेस्ट ऑफ द जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। जो रेस्ट ऑफ द जो अगर इसके ओवम को निकलने के बाद या oocyte को निकलने के बाद रेस्ट ऑफ द मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम होता क्या है कि जो सामान्य सेल थी ये अब क्या हो, फोल्डेड हो जाएंगी, इलांगेटेड हो जाएंगी। तो ये फोल्डेड हो जाती हैं, इलांगेटेड हो जाती हैं क्योंकि इसका फ्लूइड निकल गया है। यहाँ पिगमेंट का यहाँ पर जो है एलो पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है और इसका जो अपीयरेंस होता है कार्पस ल्यूटियम का जो अपीयरेंस होता है वो एक तरह से क्या होता है, एक येलो कलर का होता है, पीला कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम या इसको हम लोग तरह से एलो बॉडी भी कहते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एलो बॉडी। एलो बॉडी में होता है एलो पिगमेंट का एक तरह से डिपोजिशन होता है। इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या सिक्रीट होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा देख रहे होंगे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है लार्ज अमाउंट में, साथ ही साथ इससे एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का बना हुआ है इससे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है तो यहाँ से एक मैसेज जाता है, यहाँ से एक मैसेज जाएगा, कहाँ पर जाएगा कि इस कार्पस ल्यूटियम से ब्लड के थ्रू होते हुए क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज जाएगा
कि आप एक निगेटिव फीडबैक जाएगा कि यहाँ पर जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है जो कि इसका ऑलरेडी FSH LH का हम कर रहे थे, और यहाँ पर एक निगेटिव, एक तरह से निगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को। तो ये क्या करेंगे, FSH LH को सिक्रीट करना कम कर देंगे। तो धीरे धीरे देखेंगे कि 14वें दिन के बाद, 14वें दिन पे LH जो होता है वो सर्ज होता है अर्थात पीक पे होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और FSH का भी जो लेवल शुरू में ज़्यादा था, तो क्योंकि ये फॉलिकुलोजेनेसिस करा था अर्थात फॉलिकुल को ग्रोथ करा रहा था, धीरे धीरे देखेंगे 14 दिन के बाद ये सडन डाउन होता और दोनों धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ देख रहेंगे कि यहाँ नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से धीरे धीरे मात्रा घटती जाती है, घटने की वजह से यहाँ पर फिर ये प्रोसेस हो रही है। 28वें दिन तक यहाँ तक आते हैं। फिर यहाँ देखेंगे जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बन गया, कार्पस ल्यूटियम बनने की वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होने की वजह से देखेंगे यहाँ पर एक साइकिल, अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे तो यहाँ पर एक हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक तरह से हार्मोन, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है कार्पस ल्यूटियम से। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होने की वजह से ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट उठा। कब हो रहा है, लगभग देखेंगे कार्पस उसके बाद, तो यहाँ पर जो ये लेवल है, जैसे इस लेवल पे देखेंगे बिल्कुल इसका लेवल बढ़ गया। तो शुरू में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि यहाँ से सिक्रीट होता था, बॉडी में ब्लड में थोड़ा मात्रा में रहता था, उसकी वजह से ये लेवल कम होता। लेकिन जैसे ही देखेंगे ये ऊपर वाला लाइनिंग जो है वो है आपका एक तरह से एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन जैसे ही ये पीक पे आता है, एस्ट्रोजन जैसे ही पीक पर आता है, एस्ट्रोजन के पीक पर आने की वजह से क्या होगा कि देखेंगे पीक पे आने की वजह से पीक कॉजेज, जो एस्ट्रोजन का पीक कॉजेज LH सर्ज, तो देख रहे होंगे इसके जस्ट बाद ही LH सर्ज होता है। तो LH सर्ज होता है और ये लगभग जो पीक पे आता है एस्ट्रोजन कब आता है, 12 से लेकर 13 दिन तक, अर्थात ओवुलेशन से पहले। तो जो LH सर्ज होता है लगभग ओवुलेशन के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवुलेशन की घटना होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे इसकी मात्रा, जैसे यहाँ पर देखेंगे कार्पस ल्यूटियम इस स्टेज पे बना है, कार्पस ल्यूटियम जैसे ही बनेगा फिर से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल तेजी से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये फिर से धीरे धीरे डाउन होता है 28वें दिन। तो ये 1 से लेकर 28 दिन तक कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा है। फिर आइए देखते हैं कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कोरिलेशन क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, किस तरह से है। तो एस्ट्रोजन अर्थात जो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहा है, कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो यहाँ पर एस्ट्रोजन ऑलरेडी सिक्रीट था, ग्रोइंग फॉलिकल से भी एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा था, इसलिए यहाँ पर लेवल ऑलरेडी है बढ़ा हुआ, बट उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा कम है, यहाँ शुरू में एस्ट्रोजन की मात्रा कम है, और एस्ट्रोजन की मात्रा कम है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी कम है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो चार्ट है ये एक तरह से दिखाया गया है, एक तरह से ये जो दिखाया गया है ये इंडोमेट्रियम की थिकनेस दिखाई गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूट्रस है, ये यूट्रस है, कहीं ना कहीं यूट्रस का ये वजाइना वाला पार्ट है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, और ये एक तरह से बाहरी जो लेयर है मसल्स की दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, और ये जो इनर लेयर एक्स्ट्रा थिकन हो गई, थिकेंड हो गई, दैट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ठीक है, और कहीं ना कहीं इस समय तक जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, जो क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल छोटे छोटे होते हैं, कम सेल्स होते हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स कम होते हैं, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो 4 से 5 दिन देख रहे होंगे, 5वें दिन तक ये धीरे धीरे जो है इसका जो ये ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने की वजह से जो इंडोमेट्रियम की जो वाल होती है वो भी ब्रेक डाउन होती है, उसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ, अर्थात शेडिंग ऑफ, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। तो देखेंगे यहाँ पर 5 दिन तक, तो ये वेरी करता है, हर एक फीमेल में वेरी करता है, तो ये 3 से लेकर 7 दिन तक भी हो सकता है, बट एक एवरेज 28 दिन का है। तो 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज माना जाता है। फिर जैसे देखेंगे 5वें दिन के बाद जहाँ पर यहाँ पर नंबर ऑफ जो फॉलिकुलर सेल्स बढ़ेंगे और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ गए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इंडोमेट्रियम क्या करता है, ये जो सिक्रीट एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन है, जैसे जैसे नंबर इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ गए, तो क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम है थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और इंडोमेट्रियम अपने आप को एक तरह से प्रिपेयर करती है। यहाँ पर देख रहे होंगे इंडोमेट्रियम प्रिपेयर कर रही है कि जो एक तरह से यहाँ पर ओवुलेशन हो रहा है उस साइड का या एग का,
वो एक तरह से यहाँ पर जब एम्पुला में जब एंट्री करेगा, यहाँ पर एम्पुला रीजन में क्या होगा, कॉपुलेशन हुआ है तो यहाँ स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यहाँ पर इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होने के लिए अपने आप को बेड तैयार की रहती है और यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से कुछ घटनाएं यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग। ये वाला जो था ये एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा फेज दिखा रहा है, और ये जो था इससे पहले एक तरह से ओवेरियन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कहीं न कहीं ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक दूसरे से कोरिलेट किया। आइए बात करते हैं कि जो यहाँ दो कंडीशंस होती है। दो कंडीशंस क्या है कि जब ओवुलेशन हुआ है, जब ओवुलेशन हो चुका है अर्थात oocyte रिलीज हो चुका है, पेल्विक कैविटी में आ चुका है, तो आने के बाद यहाँ पर दो घटना हो रही है, दो पॉसिबिलिटी है। तो कहते हैं ना फेट ऑफ ओवम, फेट ऑफ ओवम अर्थात oocyte। यहाँ पर जो तरह से ओवम रिलीज हुआ है तो यहाँ इसका दो फेट होता है, इसका दो फ्यूचर होता है कि यहाँ पर पहले ये फिमरी के थ्रू एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद जब ये एम्पुलर रीजन में जाता है, अगर उस दौरान इंटरकोर्स हुआ है, इंटरकोर्स होने की वजह से यहाँ पर अगर स्पर्म आया है, स्पर्म आया रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने की वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा एम्पुलर रीजन में, और जाइगोट के बाद इसका क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज होते होते कहीं ना कहीं जब यूट्राइन कैविटी में इंडोमेट्रियम जो डेवलप कर चुकी है, ग्रोथ कर चुकी है, उसके पास आएगा, उसमें एम्बेडेड हो जाएगा अर्थात उस पर वो उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। तो एंट्री कर जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कुछ के जैसे जैसे ये एक तरह से जो जाइगोट था इसमें अब एंट्री कर गया, उसका आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो में जैसे ही कन्वर्ट होगा ये एक तरह से इसके जो जाइगोट के सेल्स ग्रोथ करेंगे, अपने आप को डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होगा तो यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं। वो केमिकल क्या करेंगे, एक मैसेज एक तरह से भेजते हैं। किसको मैसेज भेजेंगे, ये कार्पस ल्यूटियम को एक मैसेज भेजते हैं ब्लड के थ्रू। तो यहाँ से एक मैसेज भेजेंगे कार्पस ल्यूटियम को कि आप ये एक तरफ मैसेज ये भेजते हैं कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो चुका है। आप जो है मीन्स कार्पस ल्यूटियम को ये मैसेज यहाँ से यूट्रस से ग्रोइंग एम्ब्रियो जो मैसेज भेजेंगे केमिकल के थ्रू कि आप जो है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कंटिन्यू बनाए रखें। अर्थात जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कार्पस ल्यूटियम का जो सिक्रेशंस होता है, अर्थात उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम का जो ड्यूरेशन होता है लगभग 3 से 4 महीने तक कार्य होता है। अर्थात इसके थ्रू ये जब इम्प्लांट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो कार्पस ल्यूटियम 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता रहेगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को माना जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो एक तरह से प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला होता है, प्रेगनेंसी को बैलेंस करने वाला होता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में जिनमें जैसे मिसकैरिएज की समस्या आज के समय में ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज जो है स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं और वर्किंग होती, वर्किंग होने की वजह से, स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से मिसकैरिएज की संभावना बहुत ज़्यादा बनी होती। तो आज जनरली वहाँ पर क्या होता है कि जब मिसकैरिएज की बार मिसकैरिएज होता है तो वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो कहने के प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एक तरह से वो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, मेंटेन किया रहता है, मिसकैरिएज को रोकता है। तो देख रहे होंगे कि जब ये इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद ये 3 से 4 महीने तक कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट होता रहता है और मतलब कि ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है और तब तक सिक्रीट करेगा जब तक कि यहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ना हो जाए। प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन जब होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाएगा तो इसका मतलब उसके यहाँ से उससे जो है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन बंद हो जाएगा। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसके प्लेसेंटा से कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा और वो प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मेंटेन किए रहता है। ये तो ये बात हुई कि कहीं ना कहीं जब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो कार्पस ल्यूटियम का क्या फेट क्या है या उसका फिर क्या हुआ। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पर ओवुलेशन हुआ, अर्थात यहाँ ओवुलेशन हुआ ओवरी से ओवुलेशन होने के बाद जो ओवम है या oocyte है वो एंट्री कर रहा फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ पर इंटरकोर्स नहीं हुआ, अर्थात स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब जब नहीं आया है तो क्या करेगा कि 24 से 48 घंटे बाद ये धीरे धीरे डीजनरेट कर जाएगा, ओवम जो है डीजनरेट कर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। डेड होने की वजह से क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम
का जो फंक्शन है, कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन फिर भी होगा और वो कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। कार्पस लूटियम एक उम्मीद करता है कि जो ये ओवम ओवुलेशन हुआ है, अर्थात ओवम जो रिलीज हुआ है वो जाके स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। ये उम्मीद करता है कि हमारा जो हम जो सिक्रीट कर रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन वो जाके प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म नहीं है, स्पर्मेटोजोआ नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो ओवम था अर्थात ये ओवम डेड कर गया। डेड होने के बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत ये इसका काम समाप्त हो जाएगा। ये लगभग जो साइकिल होती है इसका 14 दिन, ये जो होता है कार्पस लूटियम लगभग 14 दिन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब भी वो 14 दिन तक कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट किए करते रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उस दौरान जो ओवम है वो स्पर्मेटोजोआ से फर्टिलाइज होकर कहीं ना कहीं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर उस कंडीशन में नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कार्पस लूटियम 14 दिन बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत, जब बनेगा उससे 14 दिन बाद, लगभग 14 दिन बाद ये एक तरह से ये डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट होने के देखेंगे कार्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा। कार्पस लूटियम जैसे ही डीजनरेट होगा फिर क्या होगा, कार्पस लूटियम डीजनरेट होने की वजह से जो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा ब्लड में कम होती जाएगी। फिर एक मैसेज जाएगा आपके तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड पर कि नहीं, अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो रही है, फिर से एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करिए। तो फिर से यहाँ पर एफएसएच और एलएच, यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फिर से एफएसएच एलएच की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो फिर से नया साइकिल शुरू होगा, अर्थात दूसरा जो ओवेरियन साइकिल, अर्थात दूसरे अब महीने में ये प्रोसेस घटित होगी और साथ ही साथ दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटना शुरू होगी। कुछ इस तरह से हम लोगों ने समराइज फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, अर्थात ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया। धन्यवाद।